स्वागत दोस्तों, आगे सामने मौत यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी तक छोटे मोटे नेता निकाल रहे थे रैली, लेकिन अब असली नेता निकले हैं अपने घर से रथ लेकर। बताएंगे किस तरीके से तेजस्वी यादव ने पूरे समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं दोस्तों, और 10 अलग अलग विधानसभा सीटों के साथ साथ लोकसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए एक के बाद एक नए दिन रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी सरकार के मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करवा के आए तेजस्वी यादव तो भड़क गया भाजपा का मंत्री, और तेजस्वी यादव के ऊपर ही मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी गई है दोस्तों। बताएंगे एफआईआर भी किया गया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आज नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राहुल गांधी मनाने वाले हैं दोस्तों। बताएंगे कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे बड़े धमाके होंगे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर फिर से पोल खोला जाएगा दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बदलाव होकर रहेगा, और अगर आप भी आज 17 सितंबर 2025 यानी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के तौर पर मना रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में बेरोजगारी दिवस पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आखिरकार जिस रथ यात्रा का लोग इंतजार कर रहे थे दोस्तों, वो निकल चुकी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जोरदार तरीके से रथ यात्रा निकाली गई है दोस्तों। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल धीरे धीरे करके बदलता जा रहा है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा ने नौजवानों की नौकरी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घुटने पर ला दिया है, और ये सारे मुद्दे अब केंद्र में आ चुके हैं दोस्तों, जिससे चुनावी नैरेटिव सत्ता विरोधी, जनभावना और विकास रोजगार के ठोस एजेंडे पर शिफ्ट होता जा रहा है। यानी पूर्णिया में जाकर नरेंद्र मोदी घुसपैठी को हटा देंगे, घुसपैठी भगा देंगे, इस तरीके की बातें कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव की रथ यात्रा निकलते ही अब असली मुद्दों के इर्द गिर्द पूरा नैरेटिव सेट हो रहा है दोस्तों। नौकरी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। तेजस्वी यादव बीते दिन जहानाबाद से अपनी रथ यात्रा लेकर निकले दोस्तों। आपको बता दें कि लगातार एक दिन में 2-2 जिले कवर करते हुए तेजस्वी यादव 16 से 20 तारीख तक 5 दिनों तक अपना कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आज उनका दूसरा दिन है दोस्तों। जहानाबाद और नालंदा जिले की यात्रा के बाद अब तेजस्वी यादव आज पटना और बेगूसराय में दिखाई देंगे दोस्तों। इसके बाद खगड़िया और मधेपुरा का दौरा करेंगे, फिर सहरसा, सुपौल को कवर करते हुए समस्तीपुर से वैशाली यात्रा पहुंचने वाली है। यानी पूरा जबरदस्त तरीके का कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों। ऐसे में बिहार में आरजेडी के सिवा कोई ऐसी पार्टी नहीं है दोस्तों जो शॉर्ट नोटिस पर इस तरीके का रथ यात्रा में जनसैलाब मैदान में उतार दे दोस्तों। तेजस्वी यादव ने वो करके दिखाया है जो बड़े बड़े तथाकथित नेता बिहार में नहीं कर पाते, और पहले दिन ही तेजस्वी यादव को जहानाबाद में जोरदार समर्थन मिला दोस्तों। आक्रामक तेवर में नजर आए तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के नारे को भी दोहराते हुए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। इसके बाद जमीनी कार्यकर्ता, जिसमें आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भरपूर जोश देखने को मिला दोस्तों। गठबंधन, गणित और सीट साझेदारी को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन तेजस्वी यादव जो छूटी हुई सीटें हैं उसको पूरी तरीके से कवर करके बचे कुचे सारे समीकरण को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव का बिहार को आगे ले जा सकता है, और जिस तरीके से 2020 में अकेले तेजस्वी यादव के पीछे 11-11 हेलीकॉप्टर लेकर भाजपाई घूम रहे थे, तब भी तेजस्वी यादव को सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए और इंडिया गठबंधन को लगभग जीत की दहलीज तक पहुंचाने में नहीं रोक पाए, और केवल 5-6 सीटों का अंतर रह गया था दोस्तों। ऐसे में इस बार तेजस्वी यादव बचा कुचा समीकरण भी पूरा कर डालेंगे। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने ज्यादा घमंड में थे दोस्तों कि एक पत्रकार के साथ मारपीट की गई। बीजेपी के नेता जीवेश कुमार मिश्रा के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर एक पत्रकार जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं दोस्तों, उनके साथ में मारपीट की है। आपको बता दें कि मंत्री का दावा है कि सिंहवाड़ा प्रखंड के रामपट्टी गांव में उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। सोमवार को दरभंगा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि बड़ा सा पत्थर मेरे सिर पर फेंकने की कोशिश की गई। अगर थाना प्रभारी ने तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया होता तो मेरी जान चली जाती। यानी मंत्री को ये एक दिन के बाद याद आई है कि उनके ऊपर अटैक किया गया था, जब तेजस्वी यादव अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे थाना, और मुकदमा दर्ज कराया गया भाजपा के मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा के ऊपर दोस्तों, जिस पर आरोप लगा था कि उसने पत्रकार के साथ मारपीट की है, और तेजस्वी यादव ने कार्रवाई करवा दी। तब जाकर बीजेपी का मंत्री दावा कर रहा है कि उसकी जान को खतरा था, इसीलिए मारपीट की घटना हुई दोस्तों। लेकिन मंत्री के ऊपर खुद से मारपीट करने के आरोप लगे हुए हैं, और तेजस्वी यादव ने मामला दर्ज करवाया। तो उसके बाद सोशल मीडिया पर मंत्री की जमकर बदनामी हो रही है दोस्तों। मंत्री से रोड के बारे में पूछा जा रहा था कि आपने रोड क्यों नहीं बनाया, और इसी बात को लेकर भाजपा
का मंत्री स्वीकार सहन नहीं कर पाया दोस्तों, तो इस तरीके से अटैक किया गया। आपको बता दें कि मंत्री के ऊपर जो आरोप लगे हैं दोस्तों, उस पर जस्टिफिकेशन देने की जगह तेजस्वी यादव पर मानहानि का मुकदमा करने की बातें कर रहे हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि मैं मानहानि का नोटिस उनको भेजूंगा, लेकिन तेजस्वी यादव भी तैयार है मानहानि के नोटिस का जवाब देने के लिए दोस्तों। पूरी तरीके से चुनावी समर में अब बिहार के अंदर तेजस्वी यादव वर्सेस बीजेपी के सारे नेता आ चुके हैं, यानी अकेले तेजस्वी यादव और दूसरी और भाजपा के नेताओं का पूरा झुंड है दोस्तों। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। तेजस्वी यादव जब मुकदमा दर्ज करवा के आए दोस्तों, तो उनके ऊपर एक नए तरीके का मामला दर्ज करवाया गया। दरअसल हुआ ये कि तेजस्वी यादव के मुकदमा दर्ज करवाने के बाद सिंहवाड़ा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 7 की निवासी मिथिलेश भगत की पत्नी गुड़िया देवी ने स्थानीय थाने में जाकर एक सनसनीखेज शिकायत दर्ज कराई दोस्तों, और कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा के सांसद संजय यादव, पूर्व विधायक और आरजेडी के नेता ऋषि मिश्रा और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी मस्कूर अहमद उस्मानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा प्राथमिकी दर्ज करवाई गई दोस्तों। गुड़िया देवी ने आरोप लगाया कि माई बहन योजना के नाम पर उनके दरवाजे पर 3-4 दिन पहले कुछ लोग आए थे। इन लोगों ने खुद उस योजना से अपने को जुड़ा हुआ बताया और इसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए सहायता राशि दी जाएगी, ये वादा किया गया। और उसके बाद फॉर्म एकत्रित करके लोगों को भरमाया गया, उनका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और 200 रुपए भी मांगे गए, यानी लूटपाट करने का आरोप लगाया गया दोस्तों। फ्रॉड और फॉर्जरी का आरोप लगाया गया। इस पूरे मामले पर एक बात तय है कि तेजस्वी यादव ने मंत्री पर मुकदमा करवा दिया दोस्तों, तो मंत्री कहीं ना कहीं इस मामले में भी जुड़े हुए दिखाई देते हैं। आभास होता है, अगर आप भी मानते हैं कि ये कोई संयोग नहीं है बल्कि किया जा रहा प्रयोग है, कि उनके ऊपर मामला दर्ज कराया गया है दोस्तों। वरना माई बहन योजना को लेकर तेजस्वी यादव आज से नहीं बल्कि कई दिनों से बोलते जा रहे हैं दोस्तों। इसके बावजूद आरोप लगाया गया है और आप लोग जानते हैं कि इसका कुछ ज्यादा असर होता नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ संकेत है कि आने वाले दिनों के अंदर बिहार की राजनीति में और भी बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस पार्टी ने मिलकर बीजेपी और एनडीए गठबंधन के ईंट से ईंट बजा रखा है दोस्तों, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र के अंदर भी जोरदार तरीके का समर्थन मिला दोस्तों। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में बोल दिया कि मेरी उम्र भले कच्ची है लेकिन जुबान पकी है। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव एकदम फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे थे दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी को लेकर भी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति बनने लगी है कि राहुल गांधी भारत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नेताओं में से एक है दोस्तों। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की नेत्री सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से दिल्ली में भारत के दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने मुलाकात की है दोस्तों। आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों से भी मुलाकात करें, क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाती है, और अगर भारत और मॉरिशस के संबंध अच्छे रखने हैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ भी बातचीत रखनी पड़ेगी। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र में भी खेला होने की स्थिति दिखाई देगी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी 18 सितंबर को गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों से बातचीत की थी। उनसे कहा था कि मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूं और 18 तारीख तक आपको जो भी बोलना है आप लोग पहले से तैयारी करके रखिए। 18 तारीख को भी आकर इस मामले पर हम चर्चा करेंगे। यानी दोस्तों पूरी तरीके से जिला अध्यक्षों को काम दिया गया है कि संगठन में क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे संगठन को इंप्रूव किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे हर तबके के लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सकता है, कैसे और किन मुद्दों के इर्द गिर्द पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। ये सारी बातें राहुल गांधी खुद से पार्टी के जिला अध्यक्षों से पूछ रहे हैं दोस्तों। जिला अध्यक्ष गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को खासकर राहुल गांधी को डायरेक्ट सलाह दे रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा नहीं है कि गुजरात को लेकर कोई नेता आकर दिल्ली में राहुल गांधी को कुछ बता रहा है। राहुल गांधी जमीनी स्तर पर जाकर जिला अध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं जो जिले की कमांड रहते हैं दोस्तों, और जिला अध्यक्ष अमूमन उसी जिले का व्यक्ति होता है और वो ग्राउंड रियलिटी को जानता है, जमीनी स्तर के हकीकत को जानता है दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम आपके साथ मिलकर हर विधानसभा का दौरा करने के लिए तैयार है। यानी राहुल गांधी गुजरात को अपने एक सबसे बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर देखते हैं दोस्तों। यानी प्रोजेक्ट गुजरात राहुल गांधी के दिल के सबसे करीब है और 2024 के चुनाव में बीजेपी को 240 पर अटकाने के राहुल गांधी ने कहा था कि हम लोग गुजरात आ रहे हैं, तैयारी कीजिए, गुजरात में आपको शिकस्त देंगे, और एकदम उसी रास्ते पर निकल रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इस बार एनडीए गठबंधन के लोग बिहार में इतने ज्यादा बुरी तरीके से परेशान है दोस्तों की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे बाहुबली तमाम नेताओं को साथ में लेकर एनडीए गठबंधन की सीटों को बढ़ा लिया जाए। यानी बाहुबलियों के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन। दरअसल हुआ ये दोस्तों की एनडीए गठबंधन के लोग राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी की पुरानी सरकारों के ऊपर जंगल राज का आरोप लगाते हैं दोस्तों, लेकिन हकीकत यह है कि बाहुबली नेता अनंत सिंह जो कई बार जेल के चक्कर काट चुके हैं दोस्तों, उनका समर्थन लेने के ये लोग प्रयास कर रहे हैं एनडीए गठबंधन वाले। और इससे पहले नीतीश कुमार अपनी छवि बचाने के लिए मोकामा के अंदर अनंत सिंह को टिकट जरूर देते थे, लेकिन उनके साथ कम दिखाई देते थे। लेकिन अब एनडीए गठबंधन के लोग अनंत सिंह के साथ दिखने में कुछ भी कोताही नहीं बरत रहे हैं दोस्तों। जनता दल यूनाइटेड ने मोकामा क्षेत्र के अंदर एक नेता को तैयार किया था, नीरज कुमार को, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी है
हैं दोस्तों, और उनका काम था कि मोकामा क्षेत्र के अंदर अनंत सिंह को चुनौती देना। लेकिन अनंत सिंह ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया दोस्तों, इसमें नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन और हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण मौजूद रहे। जेडीयू के नेता छोटू सिंह, सभी लोग मंच पर मौजूद थे दोस्तों, और ललन सिंह भी केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। तो इससे पता चलता है कि अनंत सिंह के आगे पीछे घूम रहे हैं ताकि जिले की कुछ सीटें एनडीए गठबंधन को मिल जाए दोस्तों। बीजेपी ने भी यहाँ पर अपना एक उम्मीदवार, पुराना उम्मीदवार तैयार किया था, बाहुबली नेता ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को दोस्तों, लेकिन अब उनको भी अलग थलग कर दिया गया है। यानी मोकामा की पूरी राजनीति अनंत सिंह के ऊपर निर्भर करेगी। एनडीए गठबंधन यहाँ से अनंत सिंह के भरोसे चुनाव जीतना चाहती है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, तो नरेंद्र मोदी को बीजेपी के खिलाफ कई सारे बड़े खुलासे करके तोहफा देंगे राहुल गांधी। और अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के 75 साल हो चुके हैं, तो अब उनको अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। जो उन्होंने नियम भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के ऊपर नियम लगाया था, उसी नियम का पालन नरेंद्र मोदी करे और अपने पोस्ट से इस्तीफा दे, तब माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी नियम सबके लिए बनाते हैं, पार्टी की परवाह करते हैं। वरना तो माना जाएगा कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को अलग थलग करने के लिए यह साजिश रची गई थी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अब भाजपाई नेताओं के अंदर ही उनके ही मन में सवाल उत्पन्न होगा, तो लिखकर जरूर बताएगा। और राहुल गांधी आज कौन सा नया बम फोड़ेंगे दोस्तों, इसे लेकर जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो अपने आप को साधु संत बताते हैं, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक बयानबाजी करते रहते हैं दोस्तों। राम भद्राचार्य के द्वारा हाल फिलहाल में ऐसे ऐसे बयान दिए गए दोस्तों जो साफ तौर पर एक राजनीतिक बयान है। आपको बता दें कि राम भद्राचार्य की ओर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान किया गया दोस्तों, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पाकिस्तान की तरह दिखता है, इस तरीके की बातें बोली गई। इस मामले को लेकर पहले समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने, विधायक अतुल प्रधान ने जवाब दिया दोस्तों। इसके बाद अब अखिलेश यादव ने कहा कि वे दिव्यांग है और आदरणीय है, उन्होंने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी है, हालांकि मैं उस उपाधि का उपयोग नहीं करता। हमने उनके खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया था, मगर मैं उनके खिलाफ कुछ कहूंगा तो विवाद हो जाएगा। जहां तक हम एक साधु की बात कर रहे हैं, वह चाहते हैं कि कोई भी एआई पर बहस ना करे, कोई भी पावर प्लांट पर बहस ना करे, एक्सप्रेस वे पर बहस ना करे, हमारी नदियों को कैसे साफ किया जाएगा इस पर कोई चर्चा ना करे। यानी अखिलेश यादव बता रहे कि जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के बयान दिलवाए जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जानबूझकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवादित बयान दिया जाता है, खासकर उन लोगों के द्वारा जो भाजपा के समर्थक है दोस्तों, ताकि जो डिबेट और डिस्कशन चलता रहे उत्तर प्रदेश या किसी और देश के कोने में, वो असली मुद्दों पर ना हो, बल्कि बेकार के बेफुजूल के मुद्दों पर चर्चा होते रहे। आप लोग इस पूरे मामले पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि एआई से लेकर पावर प्लांट, एक्सप्रेसवे और नदियों को साफ करने का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसा अखिलेश यादव ने बताया है, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक और पत्रकार दावा करते हैं कि सुना है कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बनकर तैयार है। सूत्रों के मुताबिक इस बार हरियाणा और गुजरात की बारी है। जानकारी के मुताबिक इस बार हरियाणा के 4 विधानसभा क्षेत्रों और गुजरात के 2 लोकसभा क्षेत्रों का पीपीटी बनकर तैयार हो गया है। साथ ही प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर भी काम आखिरी चरण में है, यानी हाइड्रोजन बम इसे लेकर तैयार हो रहा है। हालांकि दोस्तों ये नहीं बताया गया कि कब राहुल गांधी ये खुलासा करेंगे, लेकिन खुलासा जरूर करेंगे, ये बात सबको पता है। साथ साथ हंसराज मीणा की ओर से एक सवाल पूछा गया दोस्तों, वो कहते हैं 17 सितंबर को आप नरेंद्र मोदी का जन्मदिन कैसे मनाएंगे। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तौर पर, दूसरा है वोट चोरी दिवस के तौर पर, तीसरा जुमला दिवस के तौर पर, और डी फेकू दिवस के तौर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस का हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ये सवाल लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों। 2 शब्द आप लोग इस पर लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के एक से एक बड़े नेता मैदान में उतरे हुए हैं दोस्तों। राहुल गांधी पंजाब में एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी केरल में मौजूद हैं, सचिन पायलट दिल्ली विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ में एक्टिव हैं दोस्तों, जबकि केसी वेणुगोपाल उड़ीसा और बंगाल के दौरे पर गए हुए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के लिए प्रचार कर रहे हैं। गौरव गोगोई असम में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, रैली रोड शो कर रहे हैं, और जीतू पटवारी हर दिन सड़क से मध्य प्रदेश के हर कोने का दौरा कर रहे हैं दोस्तों। यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरी तरीके से नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है दोस्तों। सोनिया गांधी जी के टाइम के जितने नेता थे वे सारे के सारे साइडलाइन हो चुके हैं। अब राहुल गांधी के नेतृत्व वाले सारे युवा नेता मैदान में है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल, दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई, जीतू पटवारी, ये सब के सब राहुल गांधी के लाइन के लीडरशिप है दोस्तों, और इसीलिए सब मैदान में उतरकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 29 में स्थिति बदले, और ऐसा बदले कि बीजेपी इतिहास में फिर कभी सत्ता में आने के लिए ठोकरें खाती दिखाई दे। और अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष अगर पूरा प्रयास करेगा तो जनता बदलने के लिए तैयार है, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
भारतीय समाज का अधिकांश हिस्सा आदिवासी मूल से निकलता हुआ आया है दोस्तों। भले ही बाद में उसने आर्य तत्व हासिल कर लिए हो, लेकिन भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार और दार्शनिक देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने अपनी किताब लोकायता अ स्टडी इन एंशिएंट इंडियन मटेरियलिज्म में ये बातें लिखी है दोस्तों। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने कई सारे इतिहास के कड़ियों का जिक्र किया है दोस्तों। उसमें उन्होंने कुर्मी और कुर्मी आंदोलन को लेकर भी चर्चा की है दोस्तों। आपको बता दें कि अभी झारखंड के अंदर एक आंदोलन चल रहा है, बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के अंदर कुर्मी और कुर्मी समुदाय का एससी दर्जा का आग्रह सिर्फ आरक्षण की नीति का सवाल नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक स्थान, सांस्कृतिक निकटता और पहचान राजनीति का लंबे समय से चलता हुआ एक विमर्श है दोस्तों। ऐसे में कुर्मी और कुर्मी कृषि आधारित समुदाय है जो झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में है दोस्तों। और अंग्रेजों के टाइम से ही इनको आदिवासी की सूची में रखा गया था, जबकि अन्य सूची में अलग दिखाया गया, जिसके कारण चारों तरफ एक कंफ्यूजन की स्थिति हो गई दोस्तों। ऐसे में आदिवासी संगठन का कहना है कि कुर्मी मूल आदिवासी नहीं है। एसटी में शामिल करना आरक्षण, भूमि अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संवैधानिक हिस्से पर दबाव बढ़ाएगा, इसलिए यह मांग स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। जबकि दूसरी ओर सितंबर 2025 में समुदाय नेतृत्व अभियान में रेल रोको, सड़क जाम जैसी घोषणाएं दोबारा उभर रही है दोस्तों। कुल मिलाकर झारखंड के अंदर ये समुदाय अब अपनी ताकत का एहसास कराते हुए झारखंड के अंदर मजबूती से अपनी मांगे कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग किस पूरे मामले पर जो भी प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी के साथ उनके सारे युवा नेता अपने अपने काम पर लगे पड़े हैं दोस्तों। एक और राहुल गांधी के करीबी युवा नेता है, वो है विजेंद्र सिंह हरियाणा के। अब वो 5 अक्टूबर से सद्भावना यात्रा लेकर पूरे हरियाणा के 90 विधानसभा को कवर करने जा रहे हैं दोस्तों। ये यात्रा लगभग 6 महीने चलेगी। राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव हारने के बाद अभी से ही अपना कार्यक्रम लॉन्च कर रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये एक नए तरीके की मुहिम कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है, चारों तरफ नेता कोई ना कोई किसी न किसी तरीके के अभियान में जुटे पड़े हैं और यही बदलते कांग्रेस के और संकेत है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि गोदी मीडिया वाले चाहे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर, खासकर युवा नेतृत्व को लेकर कुछ भी बोल ले, अंततोगत्वा सच्चाई यह है कि वो जनता के बीच में है और जनता से लगातार समर्थन मांग रहे हैं। और इसीलिए 2024 के चुनाव में भाजपा 240 पर रुकी थी और आगे आने वाले दिनों के अंदर पूरी तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ भी होगा दोस्तों। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग मैदान में उतरे हुए हैं, काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर 7 बार विधायक रहे। राजस्थान के अंदर उनको मुख्यमंत्री पद के लिए एक बड़े दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था दोस्तों, लेकिन 2023 के इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना अगला मुख्यमंत्री बना दिया दोस्तों, जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना था और विधायकी का चुनाव भी पहली बार लड़े थे दोस्तों। भजनलाल शर्मा विधायक बने और फिर मोदी और शाह के आशीर्वाद से अगले मुख्यमंत्री राजस्थान के बन गए दोस्तों, मुख्यमंत्री बन गए। और उसके बाद कई सारे ऐसे लोग हैं जो राजस्थान में वेट कर रहे थे कि जब राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के पूरे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हटेंगे तो किसी राजपूत समाज के नेता को अगला मुख्यमंत्री फिर से बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को अपना मुख्यमंत्री बना दिया दोस्तों। उसके बाद राजेंद्र राठौर अपनी पार्टी के लोगों को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने जो बातें बोली है उससे उनका दर्द झलक रहा है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि कभी भी यकायक कोई भी व्यक्ति ऊपर से नीचे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जब वो कई बार चुनाव जीते थे तो उनको उप मुख्यमंत्री तक की बात चर्चा चल रही थी दोस्तों, लेकिन अब एकदम शांति देखने को मिल रहा है। इसी बात को अपने कार्यकर्ताओं को बताते हुए कह रहे हैं कि कैसे वो एक टाइम में इतने बड़े नेता हुआ करते थे कि लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे थे, आज विधायक भी नहीं है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यह साफ इस बात के संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चलती है दोस्तों। वो अपने हिसाब से नेताओं को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नेताओं को कई साल पुराने होने के बावजूद, यानी मेहनत करने के बावजूद, संगठन के अंदर जिम्मेदारी निभाने के बावजूद अलग थलग कर देते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल इनका है दोस्तों। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की यह घटना बताई जा रही है दोस्तों, जिसमें दावा किया गया है कि शाहजहांपुर के अंदर मुस्लिम समाज के सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर उल्टा बयान दिया गया था दोस्तों, यानी आपत्तिजनक शब्द यूज किए गए थे, पोस्ट किया गया था। इस पूरे मामले पर भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया दोस्तों। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर यह विवाद हुआ, जिसके बाद 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं दोस्तों, जहां पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जानबूझकर कोशिश की जाती है। इस तरीके की हरकतें करने वाले लोगों के खिलाफ 2 शब्द लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और पोस्ट करके कहीं ना कहीं भाईचारा खत्म करने की कोशिश की गई, और देखते हैं प्रशासन इस पूरे मामले पर कैसी कार्रवाई करता है दोस्तों। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे, साथ साथ सोशल मीडिया पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है दोस्तों। ABVP और NSUI के कार्यकर्ता चुनाव में पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। NSUI की ओर से पार्टी के पुराने नेता और पूर्व पार्टी के अध्यक्ष मैदान में उतरे हुए हैं। रौनक खत्री की ओर से अपने उम्मीदवार को जिताने का प्रयास किया जा रहा है और कई वरिष्ठ नेता आकर NSUI के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं दोस्तों। ज्यादातर युवा नेता वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में ABVP वालों पर एक आरोप लगा है कि उन्होंने फर्जी वीडियो बनाकर AI का इस्तेमाल करके संजय दत्त से अपना प्रचार करवाया है। ये दावा करते हुए लोगों ने
एबीवीपी वालों पर कई सारे आरोप लगाए हैं और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने की बातें कही गई है। दोस्तों क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन छात्र राजनीति में क्या इस तरीके के कार्रवाई करने का कोई नियम है, इसे लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। दोस्तों इस दौरान उन्होंने कहा कि जाइए और अपने भगवान विष्णु से कहिए कि वो कुछ करे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बोले गए बयान को लेकर, इस्तेमाल किए गए शब्द को लेकर अब सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। दोस्तों कुछ लोगों ने कहा कि उनको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक याचिका को सुनते वक्त नहीं करना चाहिए था, याचिकाकर्ता से ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए थी, ये तरीका सही नहीं है। हालांकि इस मामले पर दोस्तों अभी तक कोई रिस्पांस सामने नहीं आया है। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी कि भगवान विष्णु की 7 फीट की प्रतिमा को खंडित किया गया है, उस पर सरकार ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि अपने भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे ही कहो कि वो कुछ करे। और यही बात अब सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों को नागवार गुजरी है। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।